हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है एक वैकेंसी अपर निजी सचिव, जिसकी बात करें हम एपीएस वैकेंसी हम लोग कह रहे हैं। तो क्या हम लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए? क्या इसकी तैयारी करने के चक्कर में आप लोगों का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? आगे आने वाली परीक्षा आपकी यूपी आरओ है या फिर आपका यूपी पीसीएस 2024, यूपीएससी 2024, ये सभी कुछ बर्बाद हो जाएगा या बच जाएगा? तो इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना होगा आपको। और यहाँ पर आप लोग डिस्कस करेंगे मेरे साथ और समझेंगे भी कि हाँ, ये वैकेंसी अच्छी है या नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि इस वैकेंसी की लालच में हम अपनी अच्छी वैकेंसी को खो दें, या हो सकता है कि आपके लिए यही वैकेंसी बेस्ट हो। तो चलिए, आज आ गया है 19 सितंबर का डेट, जो कि एपीएस की जो वैकेंसी थी, जो कि पिछले 10 सालों से वैकेंसी नहीं आई थी। तो एपीएस की वैकेंसी पे पूरा डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न को कि किस प्रकार से एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या इसका सिलेबस होगा और ओटीआर क्या होता है। ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस के द्वारा ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, अपर निजी सचिव परीक्षा 2023, जिसको हम लोग एपीएस भी कहते हैं। इसके फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो चुकी है 19 सितंबर 2023 को, और 19 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये यूपी पीसीएस की वेबसाइट है, लास्ट डेट में जो है कि बैठ जाती है। तो कोशिश करिएगा कि अभी 1 से 2 दिन रुकने के बाद, 2-3 दिन बाद आप लोग फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। तो चलिए, कुछ इसमें हम लोग यहाँ पे ये पूरा आप देखेंगे नोटिफिकेशन है, जिसको मैंने आपके लिए रीड किया पूरा डिटेल से, और यहाँ पे हम पूरे पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, एक एक करके पॉइंट पे हम बात करें। तो सबसे पहले आपको समझना होगा महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कि ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपके पास आवेदन करने से पहले एक ओटीआर नंबर प्राप्त कर लेना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर ओटीआर क्या होता है? तो देखिए, ये होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जहां पर आप अपनी सारी डिटेल्स रखते हैं, जहां पर आपने जो भी डिटेल्स दी होगी, कैटेगरी की, नाम की, डेट ऑफ बर्थ की, XYZ जो भी डिटेल होगी, वो सारा का सारा यूपी पीसीएस आपके ओटीआर नंबर पे डालते ही पूरी डिटेल आपसे ले लेगा। तो इसको प्लीज़ भर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरा जाएगा। और अगर जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ओटीआर फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, तो कृपया इस बात पर ध्यान देना कि ओटीआर फॉर्म सबमिट करने के बाद लगभग 72 घंटे बाद ही आपको एपीएस का फॉर्म भरना है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से आपको ओटीआर नंबर ले लेना होगा। अर्थात अगर आप आज ओटीआर भर रहे हैं तो 3 से 4 दिन वेट करने के बाद आपको एपीएस का फॉर्म भरना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये स्पष्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात हो रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो आयोग ने कहा है हम उस पर बात करेंगे। आगे समझिएगा, यहाँ पर इन फ्यूचर सिक्योर रखने के लिए ओटीआर हो गया, फाइनल सबमिशन, फीस भुगतान और एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी आपने फॉर्म को भरा है, उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी को भविष्य में संरक्षित रखिएगा, जैसे हम लोग मेल पर सेव कर लेते हैं। इस बात को भी ध्यान देना कि ऑनलाइन आवेदन में जो भी आप फॉर्म भरेंगे, उस हार्ड कॉपी को अभी आयोग को भेजा नहीं जाएगा, आयोग को प्रेषित नहीं करना है। जब मेंस एग्जाम होगा तब हम इसे भेजेंगे, जिस तरीके से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम होते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। चलिए, और इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यूज़र इंस्ट्रक्शन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, और व्यू एडवर्टाइजमेंट, तो ये पूरी चीज़ हम लोग पढ़ ही रहे हैं इस फॉर्म में, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया हुआ है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और फिर आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस है, वो सारी चीज़ तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ये समझनी है कि ये जो एपीएस की वैकेंसी आई है, जो आप लोग समझते हैं कि सचिवालय में लगेगी नौकरी, दोस्तों 3 जगह इसकी वैकेंसी है। एक तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में, एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो आपका इलाहाबाद में, शॉर्टकट में एएलडी, और एक उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, जिसका हेडक्वार्टर आपका इलाहाबाद में भी है और लखनऊ में भी है। तो इन तीनों जगहों पे निजी सचिव की वैकेंसी आई हुई है। तो केवल सचिवालय में नहीं है, बल्कि आयोग में भी है और राजस्व परिषद में भी है। तो यहाँ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कितनी सीटें हैं? तो ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि 328 सीटें, जो आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। हालांकि घटाई नहीं जाती है, लेकिन बढ़ जाती है। सैलरी की बात करेंगे तो 47,600 से शुरू होकर 1,51,100 रुपये तक जाती है। यानी पद अच्छा है, पावर अच्छी है, पैसा भी अच्छा है, लेकिन क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो पहले तो हम चलेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें। अगर आप उत्तर प्रदेश सचिवालय में सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको बेसिकली स्नातक चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की उपाधि चाहिए। अब ग्रेजुएशन में आपने कोई भी बैचलर डिग्री की हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, बीटेक किया हो, या फिर आपने कोई भी बीएफए वगैरह कुछ भी बैचलर डिग्री की हो, वो सभी लोग एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ हिंदी में जो टाइपिंग होती है ना, टंकड़ वाली आंसू लेखन जिसे हम कहते हैं, तो उसमें 80 शब्दों की स्पीड चाहिए प्रति मिनट। दूसरा, कंप्यूटर पे भी आपसे टाइपिंग कराई जाएगी हिंदी में, जो कि कृतिदेव और मंगल फ़ॉन्ट में होगी, उस पर भी 25 शब्द की प्रति स्पीड चाहिए। और तीसरी नॉलेज चाहिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान, क्योंकि कंप्यूटर का ज्ञान भी होना जरूरी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देना, जो नाइलिट एग्जाम कराती है, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त जो है कि पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। तो ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब जिन छात्रों के पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपके पास ट्रिपल सी से संबंधित कोई और भी सर्टिफिकेट या कोर्स नहीं है, जैसे पीजीडीसीए हो गया, बीबीए हो गया, सॉरी बीबीए नहीं, बीसीए कहेंगे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस तरीके की अगर डिग्री है तब तो ठीक, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अधिमानी में बात करेंगे कि अगर इन सभी के अलावा अगर आपने प्रदेश के अंतर्गत न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा दी हो सेना में, या एनसीसी के अंतर्गत आपको 20 सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तो आपको वेटेज मिल जाएगा। इसी तरीके से जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए निजी सचिव में सिलेक्शन होगा तो सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, स्नातक या समकक्ष होना चाहिए, 80 शब्द की स्पीड चाहिए, 25 शब्द की हिंदी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, इसी तरीके से अगर आप राजस्व परिषद में सेलेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर भी स्नातक की उपाधि चाहिए, हिंदी में टाइपिंग, हिंदी टंकड़ में टाइपिंग, 80 शब्द, 25 शब्द और ट्रिपल सी चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन जो है वो सेम टू सेम है। लेकिन अब बात कहाँ पे आ रही है, जो हमने थंबनेल में लगाया है, तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि क्या ये वाकई प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं। तो चलिए एज को भी समझ लेते हैं पहले। 1 जुलाई 2023 को अगर विद्यार्थी 21 वर्ष का हो चुका है या उससे अधिक का है तो वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन अधिकतम आयु उसकी 40 वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? देखिए, वो सारे पॉइंट मैं इसमें आपसे डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएंगे तो केवल काले बॉल पॉइंट का प्रयोग करेंगे, केवल काले बॉल पॉइंट का, ना तो कोई पेंसिल का और ना ही किसी अन्य पेन का यूज़ करेंगे। और अगर आप ओएमआर से रिलेटेड जो आप लोग एग्जाम हॉल में अक्सर गड़बड़ करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ऑफिशियली जानकारी नहीं होती है, तो मैं बता दूं, व्हाइटनर वगैरह या ब्लेड या पेन या रबड़, इन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। तो जो भी क्वेश्चन अगर गलत हो जा रहा है तो एक क्वेश्चन की वजह से सारे ओएमआर को रिजेक्ट मत करवाइए। एक क्वेश्चन गलत हो गया, जाने दीजिए, पूरे ओएमआर को चेक होने से बचा लीजिए, अर्थात कि पूरा ओएमआर चेक होने दीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। और इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी एक गलत उत्तर दिया तो उसके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो भी अंक होंगे उसके 0.33% के रूप में काट लिया जाएगा। और अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जनजाति के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य है कम से कम, और अन्य श्रेणियों में चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या फिर जनरल कैटेगरी या ओबीसी, इनको 40% अंक लाने अनिवार्य होंगे। तो ये तो थी दोस्तों एक बेसिक जानकारी। अब हम बात करेंगे अपने असली मुद्दे पर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, ये भी कई बार आप लोग कमेंट करके पूछते हो, महिला अभ्यर्थी जो भी फॉर्म भरेंगी उनको जो जाति प्रमाण पत्र लगाना है, अगर उनकी शादी हो गई है तो भी या उनकी शादी नहीं हुई है तो भी, दोनों ही कंडीशन में आपको अपने पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पिता किसी ओबीसी कैटेगरी में है और आपने लव मैरिज कर ली या अरेंज मैरिज भी की है लेकिन इंटर कास्ट मैरिज की है, किसी दूसरी कैटेगरी में की है, चाहे वो जनरल कैटेगरी में की हो या एससी एसटी में की हो, तो भी आपको ओबीसी का ही सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? ये कई बार आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा जब जब फॉर्म भरा जाता है तब। तो इतनी बात क्लियर रखना कि हमेशा फादर के पक्ष का आपको लगाना है। और अब हम चलते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने, पाठ्यक्रम। और यहाँ से आपको पूरे एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ आप डिसाइड कर पाएंगे
कि यहाँ से मुझे इस वैकेंसी को सिलेक्शन लेना है या फिर मैं आगामी परीक्षा की ओर फोकस करूँ, या मेरा सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा या मेरी मेहनत अच्छी जाएगी। मैं अभी आपको बस पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको सारे सिस्टमैटिक चरण बताऊंगा। फिर लास्ट में मेरा ओपिनियन क्या होगा वो आपको मैं बताऊंगा। आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले समझते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है परीक्षा की योजना यानी प्लानिंग क्या होगी और पाठ्यक्रम क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 3 लेवल पर परीक्षा होगी। जिस तरीके से आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, उसमें पहले आप प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं और फिर उसके बाद आप इंटरव्यू देते हैं। 3 चरण हो गए। सेम इसी तरीके से एपीएस के लिए भी 3 चरण होंगे, 1 2 3। तो 3 चरणों में परीक्षा देनी होगी। यहाँ पर पहली चीज, जब पहला चरण आप देंगे तो वो होगा 150 अंकों का प्रश्न पत्र और जो कि 3 घंटे का समय। हालांकि घंटे तो आराम से 180 मिनट में 150 प्रश्न करने आसान है, लेकिन पहले चरण में पूछा क्या जाएगा आपसे प्रीलिम्स में, तो सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी और कंप्यूटर ज्ञान। ये तीनों ही 50-50 नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसा कि सामान्य ज्ञान आएगा वस्तुनिष्ठ 50 नंबर का आएगा। सामान्य ज्ञान में क्या आएगा इसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे डिटेल से। और दूसरा इसमें खंड आएगा आपका सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ 50 नंबर का। कंप्यूटर का ज्ञान आएगा वस्तुनिष्ठ, ये भी 50 नंबर का। तो टोटल आपने देखा कि जो पहला एग्जाम हुआ यानी कि जो प्रीलिम्स हुआ ये 150 नंबरों का हो गया 180 मिनट में, 3 घंटे में। और यहाँ से जो भी व्यक्ति चयन होगा तो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा दूसरे चरण की परीक्षा के लिए, जिसको हम लोग सिंपली मेंस भी बोल देते हैं। तो अब आपका प्रीलिम्स के बाद मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा ये देख लीजिए। मेंस में भी आपसे एक आशुलिपि टेस्ट होगा, कंप्यूटर टाइप टेस्ट होगा, जो कि 100 अंकों का होगा और मात्र 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जब आप आशुलिपि हिंदी में टाइपिंग करेंगे टंकण में तो आपको 75 अंकों का होगा, और अगर वही आप हिंदी की टाइपिंग कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको 25 अंकों का पेपर मिलेगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है आशुलिपि हिंदी क्या होती है, तो जो पुराने समय में जो वकील लोग यूज करते जिसमें खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आती थी, जैसे कोई टाइपिंग करा कड़कड़ 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 कड़, तो इस तरीके की जो आवाज़ आने वाली मशीन होती है आपने देखी होगी, या फिर आप गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको कंप्यूटर में भी टाइपिंग करनी है, और कंप्यूटर के लिए कितनी मैंने स्पीड बता दी थी, ऊपर बताई थी 25 शब्द प्रति मिनट, और आशुलिपि में बताई थी 80 शब्द प्रति मिनट। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें, अब ये 2 चरण जब आप पास कर लेंगे, यहाँ लिखा है कि जो अभ्यर्थी सफल हो जाएंगे तब वो तीसरी चरण की परीक्षा में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र आएगा, नॉलेज आएगी, जो कि आपकी 50 अंकों का होगा और 1 घंटों का होगा। 1 घंटे का पेपर होगा, टोटल 50 अंकों का। तो आपने देखा कि 3 लेवल पर होगा। अब जरा हम देखते हैं इसका डिटेल से। अब यहाँ पर सिलेबस को डिटेल समझते हैं। तो अभी हम बात करेंगे प्रथम चरण की परीक्षा की, जो कि आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर के ज्ञान पे आधारित होगा। ये प्रीलिम्स एग्जाम होगा। तो पहले आएगा आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान 50 अंकों का क्या क्या आएगा, शब्द संक्षेप, प्रसिद्ध पुस्तक लेखक, इतिहास आएगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास। अब यहाँ पर आप समझिएगा इसमें और क्या पूछेगा आपसे 50 नंबर में, विज्ञान, भूगोल, जो कि उत्तर प्रदेश और भारत। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि विश्व का भूगोल नहीं पूछा जाएगा, तो आप विश्व के भूगोल को रिजेक्ट भी कर सकते हो या थोड़ा बहुत आप जानकारी के तौर पे पढ़ सकते हो। लेकिन आयोग कह रहा है केवल हम भारत और उत्तर प्रदेश का पूछेंगे। भारत का संविधान, खेल जगत, महत्वपूर्ण नगर स्मारक की इमारतें, जो कि भारत और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, और अंक गणित कक्षा 8 के लेवल की। ये हो गया आपका सामान्य ज्ञान। फिर उसी प्रीलिम्स में आपसे हिंदी के 50 प्रश्नों का प्रश्न आएगा, जिसमें अपठित गद्यांश, प्रश्नोत्तर और अपठित गद्यांश शीर्षक पूछा जाएगा। पत्र और कार्यालय विभिन्न पत्रों का आलेखन भी होगा। मुहावरे, लोकोक्तियों तथा उनका प्रयोग पूछा जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश पूछा जाएगा। वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी कक्षा 10 के स्तर का पूछा जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। शब्दों के अर्थ आपको हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी दोनों ही लेवल पर आपसे पूछ लिया जाएगा। और इसी प्रीलिम्स में आपसे तीसरा सेगमेंट पूछा जाएगा कंप्यूटर से, जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, जो बेसिक नॉलेज, वर्किंग विंडोज सिस्टम वगैरह के बारे में पूछेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, जिस पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब टाइप कर पाते हैं कि नहीं, लिख पाते हैं कि नहीं, ओपन कर पाते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं आपसे यह भी पूछा जाएगा कि कन्वर्जेंट इन द यूज़ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, पॉपुलर वेबसाइट जैसे रेलवे, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन, गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट, विकिपीडिया, ये सारी चीज़ें। और वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, कि आप मेल वगैरह
भेजना जानते हैं कि नहीं, सेंडिंग, सेंडिंग विद अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग, ये सभी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। तो ये तो हुआ दोस्तों आपके प्रीलिम्स का पेपर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आती है जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे 15 गुना छात्रों के साथ, तो आप मेंस एग्जाम में आएंगे और वहाँ पर आप 100 अंकों की परीक्षा देंगे जो कि आपकी टाइपिंग होगी। तो आशुलिपि हिंदी और कंप्यूटर टाइप की बात करेंगे तो आशुलिपि जो हिंदी में होगी 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी, डिटेक्शन 5 मिनट का और ये जो भी हो समय 60 मिनट का, तो टोटल 75 अंकों का है। वहीं कंप्यूटर टाइप हिंदी होगी जो कि 25 अंकों की होगा, केवल 5 मिनट तक आपसे कराया जाएगा। क्लियर हो गई। तो इसमें 25 शब्द जो है कि आपसे प्रति मिनट की स्पीड मांगी जाएगी। जब आप इसको भी प्रैक्टिस को कंफर्म कर लेंगे तब आप थर्ड एंड लास्ट स्टेज में आएंगे जहां पर आपसे कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नॉलेज मांगी जाएगी जो आपसे कराया जाएगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, कन्वर्जेंट यूज वर्ल्ड वाइड वेब, और फिर उसके बाद हैंड ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डॉक्यूमेंट राइटिंग, फॉर मेलिंग, पंक्चुएशन, ये सभी वही जो चीज़ें आपसे प्रीलिम्स में पूछी गई है। मेकिंग ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यूज ऑफ फॉर्मूला, ये सब चीज़ें। और ध्यान देना कि आपके आशुलिपिक और टंकण परीक्षा के लिए या तो कृतिदेव दी जाएगी वहाँ पे हिंदी में, और मंगल फॉन्ट का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये था आपके लिए सिलेबस के बारे में हमने पूरी जानकारी डिस्कस की। एपीएस वैकेंसी के बारे में, क्या इसके लिए ओटीआर होना चाहिए, एज फैक्टर कितना है, महिलाओं का कास्ट सर्टिफिकेट क्या होगा, ये सभी चीज़ें। अब यहाँ से एक चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए मैं आपको लगातार तैयारी करा रहा हूँ आरओ की, पीसीएस 2024 की भी। तो अगर आप लोग इसके प्रीलिम्स के सिलेबस को देखें तो हिंदी भी वही आ रही है जो आपके आरओ एग्जाम में आ रही है। देखिए कैलकुलेटिव चलेंगे तभी काम होगा, और यही हिंदी आपके सीसेट में भी आती है, यूपी पीसीएस में, और यही हिंदी आपके एपीएस में भी आ रही है। तो हिंदी का सिलेबस तो यूज़फुल है। जीएस की बात करेंगे तो जीएस आप पढ़ ही रहे हैं, आरओ में भी काम आएगा, पीसीएस में भी काम आएगा और एपीएस में भी काम आएगा। तो प्रीलिम्स के पेपर के स्तर तक तो आपके लिए दोनों चीज़ें सही रहेंगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी दोस्तों अगर मान लीजिए आरओ एआरओ का मेंस लग गया और उसी समय आपकी टाइपिंग टेस्ट भी लग गई, तो आपके साथ समय भी लग जाएंगे, समय के भी लग जाएंगे। क्या? क्योंकि आपका फिर मेन फोकस हो जाएगा कि हम टाइपिंग को क्रॉस कर लें, टाइपिंग में अधिक से अधिक समय देना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल से रिजल्ट के बाद 1 महीने का समय मिलेगा आपको टाइपिंग के लिए, और 1 महीने में टंकण की टाइपिंग कर पाना मेरे हिसाब से शायद थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा। थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन उस वजह से अगर आपका आरओ एआरओ का मेंस की परीक्षा बिगड़ गई, या उसकी तैयारी बिगड़ गई, या उसका समय नहीं मिल पाया, तो शायद आपके पास बहुत ही पछतावे के सिवाय कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं, या पहले से आप कभी टाइपिंग करते रहे हैं, या 1 से 2 घंटे आप टाइपिंग करके स्पीड को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी अच्छी रहेगी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इसका सिलेबस है वही लगभग आपके आरओ एआरओ का है, तो दोनों की प्रिपरेशन साथ में आप करते रहेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जब इसकी टाइपिंग का टेस्ट होगा और उसी समय अगर आरओ का मेंस एग्जाम हुआ, क्योंकि देखिए 2024 में चुनाव भी है, फरवरी लास्ट से लेके मार्च अप्रैल तक आचार संहिता लगी रहेगी पूरे देश में, तो यूपी में भी आचार संहिता होगी। इस दौरान कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ना मेंस का होगा, ना टाइपिंग होगी, ना कुछ होगी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी लगा रहेगा, आरओ का मेंस भी होगा, और इसका एपीएस की टाइपिंग भी होगी। तो एक साथ तीनों एग्जाम आपको परेशान करेंगे। और नुकसान क्या है? टाइपिंग आपके ना तो आरओ में पूछेगा ना पीसीएस में पूछेगा, कंप्यूटर की नॉलेज ना तो आपसे आरओ में पूछेगा ना पीसीएस में पूछेगा। तो ये जो सेकंड और थर्ड चरण है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये थोड़ी सी आपको परेशानी में डाल सकता है। तो ये मेरा कंक्लूजन रहा कि अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं टाइपिंग और मेंस एक साथ, तो आप तैयारी बिल्कुल करिए, दोनों के फॉर्म भरिए। और अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि आप वर्किंग में हैं, मतलब आप प्राइवेट सेक्टर जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो मेरा एक ऑनेस्टली ओपिनियन रहेगा, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो ऑनेस्टली ओपिनियन यही रहेगा कि आप इस फॉर्म को स्किप कर सकते हैं अगर आपको लगता है आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस में अगर आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं तो। क्योंकि आपको अपनी जॉब में भी 6 घंटे से 8 घंटे देना है, प्लस इसकी टाइपिंग और अदर कंटेंट को भी तैयार करना है, कंप्यूटर की पूरी डिटेल नॉलेज भी रखनी है, क्योंकि आप कंप्यूटर को प्रैक्टिकली चला जरूर है लेकिन उसकी थ्योरी बेस भी आपको तैयार रखनी है, साथ ही साथ आपको आरओ का मेंस भी देना है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये फॉर्म भरना है या नहीं, क्योंकि इस छलावे में मत आइएगा, पता चले आप आरओ और
यूपीपीसीएस को आप गंवा बैठे। तो एपीएस जैसी वैकेंसी के चक्कर में कोई अच्छी वैकेंसी मत गंवा दीजिएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं सर इसको एडजस्ट कर लूँगा, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इजीली मुझसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रख सकते हैं। सभी चीज़ें वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।